नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और एक वो हैं जो कम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं, सफल ही नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सफल हो जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कम पढ़ के सफल हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि कम पढ़िए, वो पढ़िए जहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, उसको लेकर के हम एक सीरीज़ चलाएंगे। सब्जेक्ट वाइज बातें करेंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न आता है, आखिर वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसी के तहत एक वीडियो आपको मिल चुकी है पॉलिटी की। आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि भूगोल में वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से यूपी पीसीएस प्री में प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए। अगर मान लेते हैं अगर 20 प्रश्न पूछे गए हैं ना, तो 20 में से 17 से 18 प्रश्न इन्हीं टॉपिक्स के हैं। यानी कि सिर्फ इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लें, आपका काम हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसी चैनल पर चीज़ें कवर कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। इस चैनल का थीम ही यही है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पहले कवर करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ कवर नहीं की जाएंगी वो भी आपको पीडीएफ के रूप में मिली जा रही हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है नदियाँ। नदियों से प्रश्न आते हैं। अब नदियों से किस तरह के प्रश्न आते हैं भाई? सिंपल, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। कोई नदी कहाँ से निकलती है, मान लेते हैं कि ये पर्वत है, यहाँ से नदी निकल रही है। अब कहाँ से निकली और कहाँ गई, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये आप देख लीजिए। और तीसरी बात कि इसके किनारे कोई शहर है क्या। सिर्फ इतना आप जानते हैं किसी नदी के बारे में, यूपी पीसीएस में नदियों से संबंधित आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक और नया डायमेंशन है जो कि 2 ही 3 नदियों को लेकर पूछा जाता है। वो ये है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आप प्रायद्वीपीय भारत में जाएं, यहाँ एक नदी बहती है, एक यहाँ बहती है और एक यहाँ बहती है। अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो जाकर मैप में देखिए, ठीक है। तो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, यानी कि कुछ विशेषताएं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी नदी किस दर्रे से होकर पास करती है। ये सारी चीज़ें नदियों से पूछे जाते हैं। और इसी का जो अगला सेक्शन है, नदी तो मतलब नदियों पे जो बांध बनते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं कि किस नदी पे कौन सा बांध है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है। और साथ ही साथ जब आप बांध को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है कि उस बांध से कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, किन की परियोजना है। सिर्फ इतना पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। आगे आगे एक टॉपिक है प्रमुख जनजातियाँ। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये जनजाति है, इस राज्य में रहती है, बात खत्म हो जाती है। इतना ही पढ़ना। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी मिलान करने के लिए कि जनजाति आपको यहाँ पे दे दिया गया, यहाँ पे राज्य दे दिए गए, मिलान करने के लिए आपको दे दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कहाँ रहती है, ABCD ऐसे करके 4 ऑप्शन, वहाँ से चुन लीजिए। आसान है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं बार बार। इसके बाद एक और टॉपिक है झीलों का, यानी कि आपको झीलों के बारे में पढ़ना है। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिए, यहाँ से प्रश्न आते हैं। पहली बात यह है कि कुछ ही झीलें हैं, लगभग 15-20 झीलें हैं, सब नहीं। अगर आप मैप देखें या मैप की कोई किताब लेके आएँ तो सैकड़ों हज़ारों झीलें आपको दिख जाएंगी। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो कि वीडियो मैंने आपको दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। PDF आपको मिल चुकी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ आप देखें कुछ ही झीलें हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। उन्हें आप क्या करिए, पहली बात ये कि कौन सी झील किस राज्य में है। दूसरी बात ये कि कौन सी झील जो है मानव निर्मित है, कौन कृत्रिम है। तीसरी बात ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी झीलें कौन सी हैं, कौन लैगून है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। बस बात ख़त्म हो गई। इतना ही पढ़ना है। इसके आगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इस सीरीज़ में आप ध्यान से देखें तो सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है, क्योंकि बाकी जगहों से कभी कभी मिस हो जाए, यहाँ से मिस नहीं होता। 2 टॉपिक्स हैं एक ही तहत, मतलब अयस्क खनिज। कभी कभी अयस्क को लेकर पूछ लिया जाता है, कभी खनिज का। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है। पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, इधर ही ज़्यादातर जो खनिज हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, कोई शैल है, यहाँ पे शैल है, ये किस नेचर के हैं, कौन धारवाड़ टाइप का है, कौन गोंडवाना टाइप का है। इसके बाद उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है।
देखिए जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो गोंडवाना है, इधर जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ, यहाँ पे कोयले का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। इधर आप देखिए कौन है, धारवाड़ प्रकार के शैल है यहाँ पे। यहाँ लोहे सोने के खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि इसी से आप खानों की चर्चा करेंगे कि कौन सी खान कहाँ पे है, हीरे की, लोहे की, चांदी की, अबरक की। यहाँ से मिलान करने के लिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि, एक मिनट रुकिए, शायद बाहर से आवाज़ आ रही। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रश्न आते हैं ना, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मान लेते हैं मिलान करने वाला, ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों विकल्प आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस नंबर पे जो लिखा है कि ये खान जो है यहाँ पे है, यहाँ पे कोई खनिज है, सिर्फ इतना आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है, और ये पता है कि ये इसके साथ दिया गया है बिल्कुल गलत है। इसके आधार पर भी आप चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड सबसे ज़्यादा काम आता है। ठीक, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए भी आपको ना ज़्यादा समझना है और ना ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करनी है। आपको बस एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को आप याद कर लीजिए, चार्ट को चाट जाइए, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है भारत के भूगोल में। अच्छा एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ आपको एग्रीकल्चर वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, उसको मैंने इकोनॉमी में रखा हुआ है, वहाँ हम बात करेंगे। नहीं तो कई लोगों को लगे क्या फसलों के बारे में नहीं बात हुई, एग्रीकल्चर की बात नहीं हुई, उसको इकोनॉमी में रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ देखते हैं, हमने खनिज की बात कर ली। एक प्रश्न जो है इस नेचर का आता है जो पूछा जाता है कि ये उद्योग कहाँ पे है। खनिजों से संबंधित हो सकता है उद्योग, या फिर और भी बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हैं, या फिर वस्त्र उद्योग है, ये भी है ना। तो प्रमुख उद्योग कौन कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, अवस्थिति पता होनी चाहिए। सिर्फ इतना पता कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार भारत के भूगोल के तहत। और आगे जो छठवां टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं चाहूँ तो आपको पूरा सिलेबस और जैसे सारे टॉपिक बता दूँ, ये भी है, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, लेकिन ये सिर्फ 7 ही टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सिर्फ वही टॉपिक हैं जहाँ से 80% से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक, तो इन्हें आप सीरियसली लीजिए, सबसे पहले इन्हें ही तैयार करिए। आगे देखिए, भौतिक संरचना की बात करें, क्या पढ़ना है आपको, पर्वत पढ़ने हैं। अब पर्वतों में क्या पढ़ना है भाई, देखिए कुछ बातें, ये भारत का मैंने बना दिया। हिमालय की तरफ जब जाएंगे तो कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में पड़ती है, सिर्फ इतना जान लीजिए। और कौन सी पर्वत चोटी किस राज्य में है, इतना जानिए। बाकी भारत की सबसे ऊंची चोटी, बड़ी चोटी, इस टाइप का प्रायद्वीपीय भारत की कभी कभी अपवाद स्वरूप पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे अच्छी बात रहेगी। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए, जैसे गुरु शिखर कहाँ है, अनाईमुडी कहाँ है, ये सब मिलान करने के लिए पूछा जाता है, और वैसे अलग से भी। आगे इसी में दर्रे हैं, हम एमसीक्यू हल करते हैं, कितनी बार ये प्रश्न देखते हैं, दर्रों से प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं याद करने, 20-22 हैं सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि कौन सा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है। अगला स्टेप आगे बढ़ें तो वो दर्रा किससे किसको जोड़ता है, सिर्फ इतना। लेकिन आप सिर्फ अगर इतना याद कर लें कि दर्रा किस राज्य में है तो 90% संभावना होती है कि इसी के आधार पर आप उत्तर सही कर देंगे। इसके बाद पठार से प्रश्न आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि भौतिक संरचना में हम देख रहे हैं तो पठारों पे आप नज़र दौड़ाएं कि पठार जो है इस नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कोई अयस्क है, खनिज है, तो उससे रिलेट करके पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते होते। ठीक, द्वीपों से प्रश्न आते हैं, और जो आप पढ़ते हैं ना वो विस्तार, भारत का विस्तार, उसमें पूछा जाता है कि 9 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री, तो किसको विभाजित करती है, उस रूप में भी आप द्वीप पढ़ेंगे। बाकी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में बेसिक जानकारी रखिए। जैसे अंडमान निकोबार में पूछा जाता है सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैरन द्वीप के बारे में बार बार प्रश्न आते हैं, इतना आप याद रखेंगे काम हो जाएगा। और इसके बाद जो 7वां टॉपिक मैंने लिया है वो है मिट्टी। मिट्टी में खास बात यह है यूपी पीसीएस वालों का कि बहुत सारे प्रकार आप पढ़ेंगे, उसमें से सिर्फ 2 ही मिट्टियाँ आप पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। पहली है काली मिट्टी और दूसरी है लेटराइट मिट्टी। सिर्फ इतना पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादातर काली मिट्टी से प्रश्न आते हैं, वहाँ से बहुत आगे बढ़ेंगे तो लेटराइट जाएंगे, ज़्यादा नहीं आते। ये है भारत के भूगोल के वो टॉपिक्स जहाँ से प्रश्न आते हैं प्री में। मैं बार बार कहता हूँ
अगर मेरी बात पे थोड़ा सा भी रत्ती भर भी डाउट हो, तुरंत क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि इन टॉपिक से बाहर कितने प्रश्न आए हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ ऐसे हवाबाजी नहीं चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिछले 27 सालों के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है, तब निचोड़ के तौर पर ये बातें निकली हैं। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, अगला सेक्शन होता है भारत विश्व के भूगोल का। इसमें देखते हैं क्या है। विश्व के भूगोल में कुछ टॉपिक्स हैं, लगभग 6-7 इसमें भी हैं। ये बहुत सिंपल है। एक बात बताऊं मैं आपको, भूगोल में ज़्यादातर चीज़ें, अगर यूपी पीसीएस प्री की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं, समझने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। जैसे अब पर्वत में क्या समझेंगे आप? पर्वत में क्वेश्चन आता है कि एटलस पर्वत किस देश में है। इसमें समझना क्या है? सिर्फ ये देखना है कि लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कि महाद्वीप और देश और ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। इसका सिंपल सा उपाय है कि आप मैप देखते रहिए, बेमतलब का। दोस्तों से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, मैप की तरफ नज़र होनी चाहिए। तो पर्वत कौन सा कहाँ पे है, चोटियाँ नहीं पूछी जाती यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए। कभी कभी ऐसे ज्वालामुखी पर्वत कोई है, उसकी कोई चोटी है, उससे पूछ लिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं याद है। ठीक। जल संधियाँ कौन सी हैं, कहाँ पे हैं? जल संधियाँ किन वाटर बॉडीज़ को जोड़ती हैं और किन स्थल खंडों को अलग करती हैं, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है? रेगिस्तान दोनों तरह के, चाहे वो शीत रेगिस्तान हो चाहे उष्ण हो, गर्म वाला। और साथ ही साथ ये तो फेवरेट है यूपी पीसीएस का, घास के मैदान ज़्यादा है नहीं, 7-8 हैं। पूछा जाता है कौन जो है किस देश में है, वेल्ड कहाँ है, कैंटरबरी कहाँ है, पंपास कहाँ है। ये सारी चीज़ें बस आप एक बार लिस्ट देख लीजिए, याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए, आपका काम हो जाएगा। प्रश्न आते हैं, कभी मिलान करने के लिए आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, और कभी सिंगल आ जाए कि वेल्ड किस देश में है, घास के मैदान। तो बस इतना ही। आगे ये जो टॉपिक है, जब हम यूपीएससी की बात करेंगे ना, तो इसी चक्रवात वाले टॉपिक को बिल्कुल अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि यहाँ से यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछती है। लेकिन जब हम पीसीएस में आते हैं, वो भी खास तौर से यूपी पीसीएस में, तो आपको चक्रवात के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि दुनिया में किस जगह पे किस चक्रवात को क्या कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी हुई, कैरिबियन सागर हुआ, इधर जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, चाहे फिलीपींस की तरफ जाइए, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहाँ जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनका नाम क्या है स्थानीय भाषा में, सिर्फ इतना जानिए। बाकी कुछ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कोरियालिस बल के बारे में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो विशेषताओं के बारे में कि इनकी दिशा कैसी होती है, कहाँ से बह के किधर जाते हैं, बस। लेकिन ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादातर इनके नामों से आते हैं। ये आपको तैयार होना चाहिए, और छोटा सा है, आधा पेज भी नहीं होगा, आप लिखेंगे हो जाएगा। आगे जैसे हमने भारत में देखा खनिज, उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल में खनिजों को हमें पढ़ना होता है। ठीक है, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, साथ ही साथ उनकी प्रमुख खानें कहाँ हैं। ठीक है, कालगुरली, इस तरह के नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, हीरे की खान कहाँ पे है, लोहे की खान कहाँ पे है। कुछ फेमस चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे जर्मनी का रूर क्षेत्र है, कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह की चीज़ें, यूक्रेन का कोई क्षेत्र है, रूस का है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, और वहीं पर जहाँ जिस तरह का खनिज होगा वहाँ उस तरह का सामान्यतः उद्योग लगेगा। इसके अलावा बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो खनिजों पर आधारित नहीं हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये उद्योग कहाँ पे हैं। या आप ऐसे देखिए, क्वेश्चन आता है कि फला औद्योगिक क्षेत्र और उसके बाद से देश। अब मिलान करिए कि ये औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है। कभी कभी आ जाता है कि कोई शहर है, ठीक है, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क तो नहीं पूछेगा लेकिन और आसपास के पिट्सबर्ग हो गया, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो वैसे न्यूयॉर्क पूछा एक बार, तो ये है कि वो शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे दुनिया के ऐसे शहर हैं जो बंदरगाह शहर हैं, और इकोनॉमी में, विश्व की इकोनॉमी में बंदरगाह शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है, पहले से लेकर के, औद्योगिक क्रांति से लेकर के अभी भी। तो बंदरगाह शहरों को लेकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किस देश में है या फिर वो किस लिए प्रसिद्ध हैं। सिंपल, इतना आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे विश्व के भूगोल में, तो स्थानीय हवाओं से प्रश्न आते हैं। 2 तरह की हवाएं हैं, कैटेगरी बनाई गई है, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। जैसे सहारा कहाँ बहती है, किधर बहती है, उसका डायरेक्शन क्या है, और वहाँ पे उसके नीचे जो है हरमाटन बहती है।
यामो बहती है। ये हवाएं, कौन सी हवा किधर बहती है, किस देश में, बेसिकली किस देश में, चिनूक कहाँ बहती है। और ज़्यादातर प्रश्न ये आते हैं ना ऐसे मिलान करने वाले, आपको ऐसे जोड़ा बनाने के लिए दे दिया, कूट बना दिया, हो गया। तो ये आप याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। स्थानीय हवा में ज़्यादा कुछ समझना भी नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखेंगे कि कौन ठंडी है कौन गर्म है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैंने लिखा नहीं है, मैं उसे लिखना भूल गया। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं, जो धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, इस तरह की चीज़ें हैं, धाराओं से बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। तो आप 8वें नंबर पे यहाँ नीचे धारा लिख लीजिएगा। अभी याद आ गया तो मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं तो फिर भूल जाता। किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन सी धारा किस सागर में, महासागर में बहती है, वो ठंडी है या गर्म है, सिर्फ इतना। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं और उससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। किस देश के तट पे बहती है, कभी कभी जैसे पेरू वाली धारा ना, हम्बोल्ट की धारा, उसको लेकर पूछ लिया जाता है कि किन देशों के किनारे बहती है, बेंगुला की धारा कहाँ बहती है। तो ये बस इतना ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा एक ये प्रश्न है, अगर मैप जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए दिक्कत की बात है, प्रमुख देशों की राजधानियों से प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ चर्चित देश मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है आपकी दुनिया में जितने देश हैं सबको राजधानी, सबकी राजधानियाँ नहीं याद करनी है आपको, सिर्फ ये देखना है कि अभी 1-1.5 सालों में कौन से देश चर्चा में हैं और उनकी राजधानियाँ देख लीजिए। इजराइल, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, इनकी राजधानियाँ अभी चर्चा में है। तो और आप मिलान करने के लिए क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर लेंगे, सिंपल। ये सिर्फ रटने की चीज़ है और साथ ही साथ दिमाग में मैप को बैठाने की चीज़ है, ज़्यादा समझने वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जो आखिरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़त्म नहीं, इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। हाँ, ये झीलों से, 1 मिनट मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, जनजातियों पे बात करते हैं अभी। तो प्रमुख झीलें, झीलों के बारे में हम क्या देखें, सिर्फ इतना देखिए कि कौन सी झील कहाँ है, किस देश में है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि कौन सी झील मीठे पानी की है, सबसे बड़ी, छोटी, छोटी तो नहीं क्योंकि बहुत छोटी छोटी झीलें दुनिया में बहुत सारी हैं, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और जो अमेरिका में इस तरह से आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ग्रेट लेक्स हैं, 5 झीलें हैं, वहाँ से बड़े प्रश्न आते हैं, उन्हें आप देख लीजिए। सिर्फ इतना देखेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं। ये मैंने जो छोड़ दिया था बोलते बोलते, जनजातियाँ, जनजातियों से प्रश्न क्या आते हैं, सिंपल प्रश्न आता है कि कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, सिंपल। साइबेरिया क्षेत्र है जो कनाडा का है, और इधर इधर क्या कहते हैं, साइबेरिया क्षेत्र तो रूस का ही है, लेकिन उस पट्टी में कनाडा का जो क्लाइमेट है उधर जो जनजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है। और यहाँ पे आप कांगो बेसिन में आएंगे, उधर श्रीलंका में, अरब में, 1 मिनट रुके, इन जगहों पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, बस इतना आप याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भूगोल के तहत सिर्फ इतना आप पढ़ लें, इन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लें। अगर भूगोल से 20 प्रश्न आते हैं तो 20 में से 15 से 17 प्रश्न सिर्फ इसी के आधार पर आप हल करेंगे और मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से बाकी जो विषय बचे हुए हैं, अभी हमें देखना है करंट अफेयर में कहाँ से प्रश्न आते हैं, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि उसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न लेना है, साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर के एंगल को लेके चलना है, तो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन टॉपिक्स को सबसे पहले तैयार करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से सटीकता के साथ तैयारी की जाए, तो इस चैनल पर सारी वीडियोस फ्री में आपको मिलेंगी, PDF आपकी मिल जाएगी आपको, उसके नोट, और जल्दी से जल्दी उसे तैयार करके बेहतरीन प्रदर्शन करिए, ठीक। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम मज़े में तैयारी करिए, ठीक है जी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।